आज की इस क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये सेशन सिर्फ बीयूपीबी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी सारे बैंकों के लिए एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड। है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा पार्ट निभाता है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। और एग्रीकल्चर में सभी बैंक्स में और सभी इवन ब्रांचेस में मान के चलिए कि ये एग्रीकल्चर का एक बहुत मेजर पार्ट होता है हमारे बजट एलोकेशन में और साथ साथ में बैंकिंग एक्टिविटीज में। सभी को गुड इवनिंग एंड नमस्ते टू ऑल। किसानों से तो हम नमस्ते ही करते हैं, गुड इवनिंग तो वो समझते नहीं है। तो चलिए, आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड का हम स्टार्ट करते हैं, जिसको केसीसी बोलते हैं। इसमें मैं आप सभी लोगों से ये चाहता हूँ कि आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी ऑनलाइन स्क्रीन को जागृत रखें। है ना, भले आप लेटे हैं, सोए हुए हैं, बट ऑनलाइन स्क्रीन को जागृत रखें। ऑनलाइन स्क्रीन के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा कि जहां पर हम सपने देखते हैं वो होती है हमारी ऑनलाइन स्क्रीन। है ना। तो जो बातें मैं आपसे बोलूंगा, एक बार उन बातों को आप इमेजिन कर लेना। आपको दूसरी बार ये क्लास अटेंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ना ही कभी कोई केसीसी या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए पेज भी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, उस ऑनलाइन स्क्रीन पर उसको इमेजिन करिएगा। ठीक है, समझ गए ना सभी लोग ऑनलाइन स्क्रीन क्या है? जी। अब हम बढ़ते हैं किसान क्रेडिट कार्ड पर। अब सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड, व्हाट इज केसीसी। जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड होता है उसी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड भी होता है ना। क्रेडिट कार्ड में, इस किसान क्रेडिट कार्ड में हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि किसान की बोनी से लेके कटाई तक की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है ना। सपोज करें कि एक व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल चलता फिरता आ रहा है, वो किसान है, किसान के परिवेश में आ रहा है, और वो जब आपके पास आ रहा है और वो आपसे कह रहा है कि साहब मेरे लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो वहां पर जो किसान क्रेडिट कार्ड वो बोल रहा है शब्द, वहां पर वो बोल रहा है कि उसको खेती करने के लिए, खेती करना मतलब अब आप खेती करने में बुआई से लेके कटाई तक, है ना। जो व्यक्ति रूरल ब्रांचेस में पोस्टेड हैं और जो नहीं भी हैं वो भी ये छोटी छोटी बातें जानते होंगे कि बुआई क्या होता है, कटाई क्या होता है। बुआई से लेके कटाई तक की सारी जो व्यवस्था होती है, उसके लिए किसान को चाहिए होता है पैसा। और वो उस जो लागत होती है, जो पैसे की जरूरत उसको होती है, वो हम प्रोवाइड कराते हैं इस किसान क्रेडिट कार्ड से। तो अब फिर आप शब्द पकड़ना, बुआई से लेके कटाई तक की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक हमारे किसान भाइयों के साथ है और उनके साथ खड़ा रहता है। उनको फंड की जो जरूरत रहती है उसको प्रोवाइड करता है। उसी को हम कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। उसी को क्या कहते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड। एक व्यक्ति आया, आपसे बोला कि साहब हमें किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो सबसे पहले आप बढ़िया उसको बिठाइए और उसको बताइए कि सबसे पहले पूछिए कितने एकड़ जमीन है ना, कौन सा फार्मर है, उसके फार्मर्स के टाइप होते हैं, ये कौन सा फार्मर है ना। और सबसे पहली बात, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी किसान भाई होते हैं वो अन्नदाता होते हैं कि नहीं। तो हमारे बैंक कर्मचारियों का भी एक फर्ज बनता है कि उनको उसी सम्मान की नजरों से देखते हुए उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनाए। अब किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है उसके तहत क्या क्या आता है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी होती है कि इस किसान क्रेडिट कार्ड को कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल फार्मर या फिर ज्वाइंट बरोवर के रूप में हम उसको दे सकते हैं। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड एक इंडिविजुअल फार्मर का भी बन सकता है, अगर उसके भाई लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं, मतलब ज्वाइंट में भी बन सकता है। फिर उसके साथ साथ में अगर कोई समूह है, एसएचजी समूह होते हैं ना, जो
वो जो समूह होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ये काफी चर्चा में रहते हैं, ये समूह है वो समूह है, तो समूह के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं को उपलब्ध किया जाता है ना। उसके बाद टेनेंट फार्मर, ओरल लेसी एंड शेयर क्रॉपर रेसिडेंट इन सर्विस। टेनेंट फार्मर मतलब जिनके पास खुद की जमीनें हैं, है ना, जिनके पास खुद की जमीनें हैं उनके लिए हम किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। ओरल लेसी, ओरल लेसी ये शब्द आपको इंग्लिश में शायद समझ में ना आए, बट हिंदी में बहुत कॉमन चलता है, जिसको बोलते हैं बटैया खेती। बटैया खेती मतलब क्या होता है, किसी की मान लो खेती है, वो भाई साहब शहर में रह रहे हैं, अब वहां गांव में कौन खेती देखे, तो खेती उसी की होती जो वहां रहती, है ना। तो अब वहां पे तो भाई साहब रह नहीं रहे हैं, भाई साहब शहर में रह रहे हैं, पूरा परिवार शहर में रह रहा है, खेती कौन देखेगा। तो वो खेती अपनी लोगों को किराए पे दे देते हैं कि भाई हमने ये खेत 2 लाख रुपए में तुम्हें दिया, अब तुम्हें जो उगाना जो करना है करो, साल में बस 2 लाख रुपए हमें इस जमीन का किराया दे दो। वो कहलाते हैं ओरल लेसी, है ना। तो ओरल लेसी हो गए, जिसको हमने खेत बटैये पे दे दिया। फिर शेयर क्रॉपर, जो फसल में शेयरिंग करते हैं, उन्होंने कहा भाई आप इस जमीन पे जितनी भी फसल उगाना है होगा उसका 25% हमारा, ठीक है, वो कहलाते हैं शेयर क्रॉपर, जो कि आपके सर्विस दायरे के अंतर्गत आते हों। उन सभी लोगों के लिए हम किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं देते हैं। इस किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या होता है, तो मैंने उद्देश्य आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया। उद्देश्य क्या होता है, बुआई से लेके कटाई तक की जितनी भी जरूरतें हैं, उन सारी जरूरतों को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, बुआई से लेके मतलब जब किसान को जमीन पे हल चलाना है, तब उसके पास पैसे की बहुत आवश्यकता होती है भाई हल चलाने के लिए। आज पहले के समय तो बैल थे तो कोई बात नहीं थी, आज के समय में ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर को चलाने के लिए अगर किसान के पास ट्रैक्टर है तो डीजल की आवश्यकता है, और अगर ट्रैक्टर नहीं है तो किराए का ट्रैक्टर चाहिए, है ना। तो सबसे पहली बात तो यही हुई, जब तो उसकी जुताई हो पाएगी, फिर जुताई होने के बाद फिर उसका मतलब जमीन के भी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई उसमें पहले क्या फसल लगी थी, अब उसमें दवाई छिड़कना पड़ेगी, कुछ केमिकल्स का एडिशन होता है ना। तो ये जितनी भी उसकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, शॉर्ट टर्म मतलब, है ना। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उन सभी के लिए हम देते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, अब जब उसने बुआई कर ली, बीज बो दिया, पानी दे दिया, दवाई दे दी, अब उसके बाद क्या होगा, उसकी धीरे धीरे फसल आना स्टार्ट होगी, है ना। फसल का मेंटेनेंस रहेगा, समय समय पर उसको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। दवाइयाँ मतलब वही पेस्टिसाइड्स देते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड्स देता है, कुछ फर्टिलाइजर्स देने होते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा उसका मिड एक्सपेंस कहलाता है या शॉर्ट टर्म एक्सपेंस कहलाता है ना। और फिर कटाई, कटाई में हार्वेस्टर लगता है। जरूरी नहीं है कि हर किसान के पास हार्वेस्टर हो, कई लोग किसान हायर करते हैं हार्वेस्टर्स को, तो हायर किया हार्वेस्टर्स को, फसल काटी, फसल कटने के बाद फिर उसको ले जाने के लिए उनको सुविधा चाहिए, तो जिनकी ज्यादा फसल हुई वो ट्रक करते हैं, जिनकी कम फसल हुई वो ट्रॉली करते हैं। अगर खुद का है तो ठीक है, नहीं तो हायर करना पड़ता है। जब हायर करना पड़ेगा तो अगेन पैसों की जरूरत होगी, है ना। तो ये छोटी छोटी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट उनको देते हैं, ठीक है, जिसको प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन भी कहा जाता है, जो उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है। और इसको टेक्निकल टर्म अगर दें तो टेक्निकल टर्म में इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर फार्म असेस, है ना। ये वर्किंग कैपिटल है उसके लिए कि जिसको छोटा छोटा ये वर्किंग कैपिटल ही है ना, आज वो पैसा लगा रहा है, कल उसकी फसल जब बिक जाएगी तो उसके पास फंड आ जाएगा, है ना। तो ये उसका क्या है, असेट है। छोटी छोटी कैपिटल जो लगा रहा है वो क्या हो गया, उसका एक असेट क्रिएट हुआ। फसल आई क्या है, फसल असेट है उसका। अब जब फसल बेचेगा तो उसके लिए उसके बदले में पैसा मिल जाएगा, है ना। तो ऑल उसकी ये पर्पस जो हुआ वो मैं एक बार इसको फिर से पढ़ के बता देता हूँ। टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, post harvest expenses, produce marketing loans, consumption requirements of farmers,
working capital requirement of farm assets and investment credit requirement for agriculture and allied activity like pump set, sprayer, dairy animals and land fisheries etc. है ना। अब यहाँ पर एलाइड एक्टिविटी जो आया है, एलाइड एक्टिविटी में वो सारी की सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं जो खेती करने में सहायक एक्टिविटी होती हैं, जैसे पंप सेट लगाना, स्प्रेयर खरीदना, पानी फसल की सिंचाई के लिए पाइपलाइन डालना, स्प्रिंकलर खरीदना, खेत को सुरक्षित करने के लिए लोहे की जालियां बांधना, नेट बांधना, कटीले तार बांधना, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, इन सारी की सारी एक्टिविटीज को सम्मिलित करके अलाइड एक्टिविटी कहते हैं। ऑल फार्मर्स अदर देन मार्जिनल फार्मर्स। अब यहाँ पर लिमिट की बात होती है कि भाई लिमिट क्या होती है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर जानना जरूरी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर, जस्ट अ मिनट। क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर का मतलब कि फार्मर कौन कौन से होते हैं उसको क्लासिफाई करना आना चाहिए। तो मुख्यतः तीन तरीके के फार्मर्स होते हैं, है ना। जब भी इसको क्लासिफिकेशन करेंगे तो तीन तरीके के फार्मर्स को क्लासिफाई करेंगे। एक होता है मार्जिनल फार्मर, दूसरे नंबर पे होता है स्मॉल फार्मर और तीसरे नंबर पे होता है अदर्स। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट, मार्जिनल फार्मर जिसको सीमांत किसान भी बोलते हैं। दूसरा होता है स्मॉल फार्मर्स जिनको छोटे किसान बोलते हैं। और तीसरा होता है अदर्स, अदर्स में सारे बड़े किसान आ जाते हैं। ठीक है, अदर्स में सारे के सारे बड़े किसान आ जाते हैं। ठीक, मार्जिनल, स्मॉल एंड अदर्स। ठीक, अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है कि कौन से फार्मर्स को हम मार्जिनल फार्मर बोलेंगे। तो जो भी किसान जिसके पास एक हेक्टेयर की जमीन है, कितनी जमीन, एक हेक्टेयर की जमीन है, वो सारे के सारे हमारे मार्जिनल किसान भाई कहलाते हैं। इनको सीमांत किसान बोलते हैं। ठीक है, एक हेक्टेयर, अभी मैं आपको बताऊंगा हेक्टेयर और एकड़ के बीच में रिलेशन। ठीक है, उसके बाद एक हेक्टेयर की जमीन है, एक हेक्टेयर तक जमीन है, तो वो कहलाए कौन से, मार्जिनल। 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, अब 1 से 2 के बीच की बात आ गई, 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे स्मॉल फार्मर्स। और जिनकी 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है वो कहलाते हैं हमारे बड़े किसान। ठीक, अब आप समझे कि हेक्टेयर और एकड़ के बीच में रिलेशन क्या है। तो 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ जमीन होती है। ठीक है, कई लोग इसको, जो हमारे बिहार साइड या यूपी साइड के लोग हैं, वहां पे कट्ठा भी चलता है, कई जगह कुछ और भी कहते हैं, बट जनरल रूप से एकड़ और हेक्टेयर सीबीएस में अपडेटेड रहता है ना। एकड़ और हेक्टेयर, कई जगह एकड़ में हमसे जमीन पूछता है, कई जगह हेक्टेयर में जमीन पूछता है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए। 1 हेक्टेयर मतलब 2.47 एकड़, जिसको जनरल भाषा में अपन 2.5 एकड़ जमीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कितनी जमीन, 2.47 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ जमीन है, वो होगा हमारा मार्जिनल किसान। जिसकी 2.5 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक है वो होगा छोटा किसान, स्मॉल फार्मर। और जिसकी 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है वो कहलाएगा हमारा बड़ा किसान। ठीक, क्लियर हो गई ये बात, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर। अब आती है लिमिट की बात। तो लिमिट क्या होती है, लिमिट इसमें 2 तरीके की लिमिट होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म लिमिट और एक होती है लॉन्ग टर्म लिमिट। शॉर्ट टर्म लिमिट जो होती है ये 12 महीने के लिए दी जाती है, और लॉन्ग टर्म जो लिमिट होती है वो 18 महीने के लिए दी जाती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म 12 महीने के लिए और लॉन्ग टर्म लिमिट 18 महीने के लिए दी जाती है। ठीक है, स्केल ऑफ फाइनेंस मतलब क्वांटम ऑफ फाइनेंस। जो क्वांटम ऑफ फाइनेंस है कि हम इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 एकड़ पर कितना ऋण दे सकते हैं। क्या बोला मैंने,
1 एकड़ पर कितना हम ऋण दे सकते हैं, कितना एडवांस हम कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, स्केल ऑफ फाइनेंस ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड। इसको निर्धारित कौन करता है? ये प्रश्न बिल्कुल निश्चित तौर पे आता ही आता है। ठीक, स्केल ऑफ फाइनेंस इन केसीसी ये कौन निर्धारित करता है? तो डीएलटीसी इसको निर्धारित करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी इसको निर्धारित करती है कि 1 एकड़ पर हमको कितना एडवांस करना है। ठीक है, ये अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट पे अलग-अलग जियो मतलब जियो ज्योग्राफी जो होती है ना, तो जियो टेक्निकल कमेटी होती है ना? तो ये निर्धारित करती है कहाँ पर उसको कितना लोन देना है। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में बैठे व्यक्ति को भी उतना ही मिलता है जितना पंजाब में बैठे व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, सबके एरिया मतलब सोच ले आप पूरे भारतवर्ष में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज भी होती हैं, है ना? तो उतने तरीके का हमारे पास एडवांस का टाइप होता है। ठीक, तो ये फिक्स नहीं है, ये आपके शहर की आपके डिस्ट्रिक्ट की कमेटी डिसाइड करेगी 1 एकड़ पे आपको कितना देना है। ठीक है, अगला कि अब देखो पहले साल में जो केसीसी होता है, इस पूरे के पूरे इन दोनों स्लाइड्स का सार मैं आपको बता देता हूँ, है ना? जो केसीसी होता है वो मैक्सिमम 5 सालों के लिए बनता है। जो किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा वो मैक्सिमम 5 सालों के लिए बनेगा, है ना? अब जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम लिमिट 5 सालों के लिए दी जाती है। जैसे सपोज करें हम अगर अपने शहर की बात करें, मैं सागर शहर में रहता हूँ, मध्य प्रदेश के सागर शहर में। वहां पे जो डीएलटीसी है उसने निर्धारित करके रखा है कि अगर खेती में आप ट्रेडिशनल खेती में अगर आप लैंडिंग कर रहे हैं, किसमें? ट्रेडिशनल खेती में अगर आप लैंडिंग कर रहे हैं तो वहां पर 1 एकड़ में 47,000 रुपए तक की लैंडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, कितने तक की लैंडिंग हम कर सकते हैं? 47,000 रुपए तक की लैंडिंग कर सकते हैं, जिसको जनरल रूप में मान लेते हैं कि 50,000 की लैंडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 एकड़ पर हम 50 लाख रुपए 50,000 रुपए हम उसको दे सकते हैं, एकड़ पे 50,000। ठीक, अब 5 साल के लिए अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कि सर मुझे 10 साल के लिए मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन पे मुझे केसीसी बनवाना है, तो हम बोलेंगे ठीक है साहब बन जाएगा। सबसे पहला प्रश्न उसका होता है कितने का बनेगा? तो अब आपको पता है कि भाई आप 1 एकड़ पे 50,000 दे, मतलब 10 एकड़ पर आप कितना लोन दे सकते हो उसको, क्वांटम ऑफ फाइनेंस एडवांस हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 5 लाख रुपए कर सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? 10 एकड़ पे हम 5 लाख रुपए उसको फाइनेंस कर सकते हैं। अब 5 लाख जो फाइनेंस होगा वो पहले साल से ही उस किसान को नहीं मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। कितना मिलेगा उसको? तो पहले साल में उसको लगभग लगभग 60%, 58 पॉइंट समथिंग मिलता है, 60% हम उसको फाइनेंस करते हैं। फिर सेकेंड ईयर में उस जो भी हमने फाइनेंस किया उसका 10% हम और बढ़ा के फाइनेंस करते हैं। फिर थर्ड ईयर में 10% और बढ़ा के फाइनेंस करते हैं, और अंत में 5वें साल तक 10-10% ऐसे बढ़ के आता है ना, तो 5वें साल में उसको उसकी फुल फ्लैश लिमिट मिल जाती है कि भाई 5वें साल में आपकी फुल फ्लैश लिमिट हो गई 5 लाख रुपए। ठीक है, ये इस पूरी की पूरी 2 स्लाइड्स का सार है कि पहले साल कितना होगा, लगभग लगभग आपको लगभग लगभग 60% आपको मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड ईयर में जो भी 60% आपको मिलेगा उसका 10% ज्यादा मिल जाएगा। फिर थर्ड ईयर में उसका भी 10% ज्यादा मिल जाएगा। मतलब हर साल जैसे जैसे आप रिव्यू करते जाएंगे अकाउंट को, वैसे वैसे हर साल उसकी 10-10% लिमिट बढ़ती जाएगी। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ जमीन होती है। 1 हेक्टेयर में 2.47, और जो शॉर्ट टर्म होता है वो 12 महीने के लिए होता है, और जो लॉन्ग टर्म होता है वो 18 महीने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये टर्म लोन लिमिट, टर्म लोन फॉर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट सच एज लैंड डेवलपमेंट, माइनर इरिगेशन,
परचेज ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स एंड अलाइड एग्रीकल्चर। दीपक जी, ये मुझे नहीं पता कि बीघा में, बीघा और कट्टा, जो बीघा और कट्टा होता है ना, वो सीबीएस में नहीं होता है। सीबीएस में दोनों चीजें होती हैं, या एकड़ होता है या हेक्टेयर होता है ना। जब भी आप केसीसी बनाएंगे तो टेक्निकल लैंग्वेज में या वो हेक्टेयर में आपसे पूछेगा या एकर्स में पूछेगा, है ना। कट्टा और बीघा में नहीं पूछता है। तो जब कट्टा और बीघा में पूछता भी नहीं है तो उसके हिसाब से आप अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टर्म लोन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट सच एज लैंड डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट के लिए भी हम जो लोन लेते हैं, जो हम लोन लेते हैं 44,000 स्क्वायर फीट होता है एक एकड़ में। 44,000 स्क्वायर फीट होता है एक एकड़ में। तो देखो, अब ये टर्म लोन हम कब लेते हैं? टर्म लोन की जब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में भी टर्म लोन होता है कि नहीं, तो हाँ होता है एग्रीकल्चर में टर्म लोन। वो किसके लिए दिया जाता है? लैंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। फिर माइनर इरिगेशन के लिए दिया जाता है। आपके पास कोई बंजर जमीन पड़ी है, आप चाहते हैं कि हम वहां पे कुआं खोद दें या वहां पे बड़ा सा तालाब बनवा लें, तो गांव के कुछ लोग मिलके और वहां पर तालाब या इरिगेशन की व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं माइनर इरिगेशन। परचेज ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स एंड अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, आपको चाहिए कि आप पंजा ले लें, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से ले लें, जैसे फ्रंट बैक हुक की जरूरत होती है, कई लोगों को रोटावेटर की जरूरत होती है ना। ये क्या काम आते हैं ना फार्म में आपके। तो इन सब एक्टिविटीज को भी कंप्लीट करने के लिए हम टर्म लोन के रूप में भी लैंडिंग करते हैं, है ना। और ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज शेल बी फिक्स्ड बाय ब्रांच बेस्ड ऑन यूनिट कॉस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक। और ये सब क्या है? यूनिट कॉस्ट पर डिपेंड करती हैं, जो कि बैंक द्वारा निर्धारित है ना। जैसे कि रोटावेटर है, तो रोटावेटर का मैक्सिमम उसका जो भी कीमत है, सपोज करें 1.5 लाख के अंदर रोटावेटर आ जाता है, तो ये उसका मैक्सिमम फाइनेंस है कि रोटावेटर आप कितने ही अच्छे से अच्छा खरीद लें, उसके लिए बैंक फाइनेंस आपको 1.5 लाख ही करेगी। समझ गए ना? वो जो कॉस्ट है एलाइड एक्टिविटी में, वो निर्धारित है बैंक के नियम अनुसार। ठीक है। प्रिस्क्राइब बाय द बैंक एंड रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द फार्मर कंसीडरिंग टोटल लोन बर्डन डिवॉल्विंग ऑन द फार्मर एंड एग्जिस्टिंग लोन लायबिलिटीज। The long-term loan limit is based on the proposed investment during the 5-year period and the branch's prescription on repaying capacity of the farmer. ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन लिमिट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है गन्ना, है ना। गन्ना जैसे 12 महीने होते हैं, तो हमारी मुख्य फसलें होती हैं। मुख्य फसलें कौन सी होती हैं? गेहूं, सोयाबीन, चना, है ना। गेहूं, सोयाबीन, चना कितने कितने महीने में आ जाता है? लगभग लगभग 6 महीने के अंदर। आप बुआई करिए, 6 महीने के अंदर उनकी कटाई कर दीजिए। ठीक है। तो क्या हुआ? दो क्रॉप क्रॉप सीजन होता है, तो वो एक क्रॉप सीजन हम मानते हैं कि भाई दो क्रॉप सीजन और एक क्रॉप सीजन, है ना। तो एक क्रॉप सीजन मतलब 12 महीने का शॉर्ट टर्म, और दो क्रॉप सीजन 18 महीने का, है ना। 18 महीने को दो क्रॉप सीजन में मान लेते हैं। तो जो गन्ना होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिट में आता है। गन्ने को एक बार लगा दो और बढ़िया बेहतरीन उसको 18 महीने तक आप काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो। और कई कई लोगों का तो 3 साल तक गन्ना लगा रहता है। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट और आप उसको बढ़िया मजे लेते रहो। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, केसीसी लिमिट। ठीक है। अब देखो, इसमें दो तरीके की लिमिट होती है। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, जिसको बोलते हैं एमपीएल। एमपीएल एक फाइनल लिमिट होती है, जैसे अभी हमने बताया था ना, जो डीएलटीसी निर्धारित करती है। तो जो डीएलसीसी ने निर्धारित किया है कि भाई एकड़ पे हम 50,000 रुपए देंगे, तो ये क्या है? एमपीएल है, जिसको मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कहा जाता है। ठीक है। और 5वें साल में हम उस मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट को किसान को दे देते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है? द शॉर्ट टर्म लिमिट अराइव फॉर 5 ईयर प्लस द एस्टिमेटेड लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट विल बी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट एंड ट्रीटेड एज किसान क्रेडिट कार्ड। और जो ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट का एडवांस हम करते हैं, जो लोन हम किसान को देते हैं, उसी लोन को हम कहते हैं
कि हमने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी है। ठीक है, ये 5वें साल किसान को मिलती है और 5वें साल में अगेन उसको अकाउंट को अपना रिन्यूअल कराना होता है। फिक्सेशन ऑफ सब लिमिट्स फॉर अदर देन मार्जिनल फार्मर्स, है ना। अब ये फिक्सेशन ऑफ लिमिट दे रहा है अदर मार्जिनल फार्मर का। शॉर्ट टर्म लोन एंड टर्म लोन्स short term loans and term loan are governed by different interest rates. Beside, at present, short term crop loan are covered under interest subvention prompt repayment incentive scheme. Further repayment schedule or norm are different for short term and long term loans. इसको मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा देता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि फिक्सेशन ऑफ सब लिमिट्स है जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए एलिजिबल होती हैं और इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होती, दोनों बात है। यहाँ पर सरकार ने हमको सुविधा दी है कि जो भी हमारे किसान 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, कितना, 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, तो एग्री एक्टिविटीज में तो उनको हम इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं। कितने परसेंट का इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं? 3% का हम उसको इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, जो कि डिपेंड करता है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ लोन। कितना होता है? प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ लोन। सर जब 5 साल हो जाते हैं तब 6 साल के लिए वही लिमिट होगी जो 5वें साल होगी, उसके बाद वो लिमिट फिक्स हो जाएगी। जो 5वें साल की लिमिट है वो फिक्स हो जाएगी, है ना, फिक्स हो जाएगी। 6वें साल भी वही, 7वें साल भी वही, 8वें साल भी वही। जब तक किसान अपने खाते का रिन्यूअल नहीं कराता, जब तक वो रिन्यूअल का फॉर्म भर के आपको नहीं देता कि मेरी जमीन पर रिन्यूअल करिए, वो दोबारा से सर्च करा के अपनी जमीन का नहीं देता, तब तक उसकी लिमिट वही चलेगी। ठीक है, 5वें साल वाली। हाँ, इंटरेस्ट सबवेंशन का मैं बता रहा था कि 3 लाख तक का जो लोन रहेगा, है ना, उसमें 3 लाख तक के लोन में आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। कितना मिलेगा? वो 3% का मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का। कब? जब वो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करेगा। अब प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे किसान भाई ने हमसे लोन लिया है, किस लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। भाई उसको बुआई करना थी, जमीन की मरम्मत करना थी, मरम्मत करने के बाद उसको सिंचाई देना थी, स्प्रे करके दवाइयां देना थी, है ना, ये सारी की सारी उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हाँ जी प्रभाकर जी, मैं आपको जस्ट मैं ये सेशन कंप्लीट करके अपन डिस्कशन करेंगे पूरा मस्त, मैं उसको पूरी चीजें एक एक चीज क्लियर कर दूंगा आपको बेहतरीन तरीके से। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि इंटरेस्ट सब प्रॉम्प्ट रीपेमेंट क्या होता है, ये जो शब्द है ना प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव स्कीम, ये बता रहा था कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव स्कीम तो क्या होता है। जब जो किसान भाई आया, उसको बुआई के लिए जरूरत थी, बुआई करी, जमीन की मरम्मत करी, बखन्नी करी, सारी एक्टिविटी उसको करने के लिए जो पैसा चाहिए था वो पैसा बैंक ने उसको दिया, उसने बढ़िया क्रॉप लगाया। अब जब फसल आ गई, कटाई कर ली, मंडी में जाके बेच आया, तो अब उसका परम कर्तव्य क्या है? भाई परम कर्तव्य ये है कि सबसे पहले आके उसको वो कर्जा उतारना है जो उसने बैंक से लिया है। तो है ना, तो वो सबसे पहले जो पैसा उसको उस क्रॉप को बेच के मिला है, वो उसको क्या करना है? आपके किसान क्रेडिट कार्ड में वापस से डाल देना है। भाई सपोज करो उसने 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया आपसे कर्जा लिया था, वो उसको चुका देगा, तो ये कहलाएगा आपका प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। क्या कहलाएगा? प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। इस तरीके से वो साल में 2 बार प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करेगा और साल में 1 बार 12 महीनों में आपको शॉर्ट टर्म में रिव्यू करना है, लॉन्ग टर्म है तो 18 महीने में आपको रिव्यू करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको 3% इंटरेस्ट की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ठीक, क्लियर? बात क्लियर हुई? ये पूरी की पूरी रीपेमेंट शेड्यूल, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट क्या होता है ना, ये दोनों बात हम समझ गए। इन ऑर्डर टू हैव ऑपरेशनल एंड अकाउंट वाइज कन्वीनियंस, द कार्ड लिमिट इज टू बी बाइफरकेटेड
into separated sub limits of the short term cash credit limit come saving accounts of the term loan. अब क्या होता है, जब हम इनके अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो उस समय एक और टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लिमिट ट्री। उसको बोलते हैं लिमिट ट्री फैसिलिटी। क्या बोलते हैं? लिमिट ट्री फैसिलिटी। उस लिमिट ट्री फैसिलिटी में हम उसके 5 साल में हमें उसमें क्या क्या लिमिट देनी है, ये उस लिमिट ट्री में डाल दिया जाता है कि पहले साल इसकी लिमिट इतनी रहेगी, फिर 10% बढ़ के दूसरे साल इतनी होगी, 10% बढ़ के तीसरे साल इतनी होगी, और 5वें साल में उसको फुल लिमिट मिल जाएगी। ठीक, इसके साथ साथ उसमें हम उसका मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको कैश क्रेडिट कितना देना है, ये सारी की सारी चीजों को हम बाइफरकेट कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं लिमिट ट्री अमेंडमेंट या लिमिट ट्री क्रिएशन, जहां पर हम लिमिट्स को, कार्ड की क्रेडिट लिमिट्स को बाइफरकेट कर देते हैं सब लिमिट्स में। ठीक है। Drawing limit of short-term cash credit should be fixed based on the cropping pattern and amount of crop production, repair and maintenance of farm assets, and consumption may be allowed to be drawn as per convenience of farmers. ठीक है, ये वही बात है कि आपका क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके हिसाब से आपकी क्रेडिट लिमिट को फिक्स कर दिया जाएगा और उसी हिसाब से आपका लिमिट ट्री को डेवलप कर दिया जाएगा, है ना। फिर अगर आपको फार्म मेंटेनेंस के लिए चाहिए तो वो सारी की सारी बातें किसान हमसे आके बताएगा, उस हिसाब से हम उसके लिमिट ट्री को अमेंड कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हम किसान की जरूरतों को पूरा कर सके। द टोटल लिमिट फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर shall be operative limit of that year, or drawals will be allowed within the operative limit only. For term loan, installments may be withdrawn based on the nature of investment and repayment schedule drawn as per economic life of the proposed investment. ठीक, यहाँ पर महाशय जी हमसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी किसान को मैक्सिमम लिमिट दी जाएगी वो उसकी ऑपरेटिव लिमिट होगी उस पूरे साल में। सीधी सी बात है, ऑपरेटिव लिमिट का मतलब ये है कि वहां पर हम मार्जिन के रूप में अगर बैंक रख रहा है और किसान छोड़ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर किसान डिमांड करता है कि मेरी इस साल की 1.5 लाख की लिमिट है और मुझे पूरे पैसों की जरूरत है, क्योंकि मुझे अपनी जमीन भी ठीक करनी है, मुझे फसल भी उगानी है, मुझे ट्रैक्टर वाले का पेमेंट भी करना है, मुझे डीजल वाले को भी देना है, तो अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे पूरी की पूरी लिमिट का इस्तेमाल करना है तो वो पूरी की पूरी ऑपरेटिव लिमिट का भी इस्तेमाल वहां पर कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात यहाँ पर कही गई है। It should be ensured that any point of time the total liability should be within the drawing limit of the concerned year. उसकी जो लाइबिलिटी है वो 135% से अंदर की ही होना चाहिए। जितनी भी वो लिमिट ले रहा है वो 135% के अंदर। लिमिट मतलब सपोज 1 लाख की लिमिट ली हुई है तो 1 लाख की लिमिट पर उसका जो ब्याज है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम, 1 लाख की लिमिट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ब्याज है वो उसका कितना पर रहेगा, 7% रहेगा। बट अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाया तो वो ब्याज बढ़ता जाएगा। तो किसी भी कीमत पे जो किसान को मैक्सिमम हमने लिमिट दी है वो लिमिट से उसका जो ब्याज है और टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 135% से एवव नहीं जाना चाहिए। ठीक, बात समझ में आई। लिमिट हमने एडवांस कितना किया, 1 लाख, आउटस्टैंडिंग हो गई 1,35,000, तो वो 1,35,000 के अंडर में होनी चाहिए। तो इट शुड बी एंश्योर्ड दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल लायबिलिटी शुड बी विद इन द ड्रॉइंग लिमिट ऑफ द कंसर्न ईयर। ओके, उसकी ड्रॉइंग लिमिट के अंडर में होनी चाहिए। फॉर मार्जिनल फार्मर लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर, मार्जिनल फार्मर के लिए लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर है। फ्लेक्सिबल लिमिट दी गई है ₹10,000 से 50,000 तक। shall be provided based on the land holding and crop growing including post harvest warehouse storage and related credit deeds of other farm expenses, consumption needs, etc.
तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर BUPB बैंक का हम पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो फ्लेक्सिबल लिमिट है वो 10,000 से 50,000 तक है यहाँ पर, प्रोवाइडेड ऑन द लैंड होल्डिंग, है ना। और ये मेरे हिसाब से 1 एकड़ का दिया होगा यहाँ पर। इसमें सारी की सारी प्री रिक्वायरमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउस, मार्जिनल फार्मर के लिए 10,000 से 50,000 तक। जो प्री और पोस्ट हार्वेस्ट मतलब उसने कटाई करी, कटाई करके उसको वेयर हाउस में रखना है अपना माल, तो वो जाके वेयर हाउस में भी रख सकता है। जब तक वो बेच नहीं रहा उस माल को, तब तक की उसकी सारी की सारी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स, नीड्स और फार्म्स एक्सपेंसेस को ही इस पूरी फ्लेक्सिबल लिमिट के अंतर्गत हम दे सकते हैं। प्लस स्मॉल टर्म लोन इन्वेस्टमेंट लाइक परचेज ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स, मिनी डेयरी एक्सेट्रा, ये सारी भी इसके अंदर कवर हो जाएंगी एज पर द असेसमेंट ऑफ द ब्रांच मैनेजर विदाउट रिलेटिंग इट टू वैल्यू ऑफ लोन। ठीक है, अगर वो चाहता है कि हमें फार्म इक्विपमेंट्स भी लेना है या कोई छोटी सी डेयरी के रूप में भी उसको डेवलप करना है, तो वो लैंड की वैल्यू के अलावा भी उसमें चार्जेस क्रिएट करके ब्रांच मैनेजर की मतलब ब्रांच मैनेजर की सहमति के शॉर्ट टर्म एक लोन दे सकते हैं, टर्म लोन के हिसाब से। वो कैश क्रेडिट के हिसाब से नहीं रहेगा, वो टर्म लोन के हिसाब से चलेगा। देन फिर द कंपोजिट KCC लिमिट इज टू बी फिक्स्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years on the basis wherever higher limit is required due to change in cropping pattern or scale of finance, the limit should be arrived accordingly। सीधी बात है कि जो KCC की कंपोजिट लिमिट दी जाएगी वो कितने साल की होगी, 5 years की रहेगी। जो भी हम MPL देंगे, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट देंगे, वो हम 5 साल की देंगे और वो मैक्सिमम रहेगी, है ना। मतलब 10 साल, हर साल वो 10% बढ़ के 5 साल वाली जो आएगी वो मैक्सिमम होगी। और ये क्या होगा, ये स्केल ऑफ फाइनेंस जो निर्धारित करेगा हमारी DLTC, उसके अकॉर्डिंगली होगी। फिर नेचर ऑफ फैसिलिटी कैश क्रेडिट ही रहेगा इसमें। और शॉर्ट टर्म कंपोनेंट ऑफ KCC लिमिट इन द नेचर रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी। यहाँ पर एक शब्द और पकड़ना कि ये रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी होता है। KCC का टाइप क्या पूछेगा, KCC में कौन सी लिमिट होती है, तो KCC में रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है। जो अभी हमने बोला था ना कि फैसिलिटी, तो लिमिट ट्री फैसिलिटी, अगर पूछे कि फैसिलिटी क्या होगी, तो टेक्निकल रूप में हम फैसिलिटी क्या बोलेंगे, रिवॉल्विंग इन नेचर कैश क्रेडिट, रिवॉल्विंग इन नेचर। वो कैश क्रेडिट पे रिवॉल्विंग नेचर की फैसिलिटी रहेगी। अब ये रिवॉल्विंग क्यों रहेगी, बोनी के टाइम में आपने किसान को पैसा दिया, फसल आने पे उसने फिर चुका दिया, अब 1 महीने बाद फिर से उसको बारिश आ गई, बोनी करने के लिए पैसा चाहिए है, वो फिर आपके पास आया, आपने फिर उसको दे दिया, फिर उसकी फसल आ गई, कट गई, बेच दी, अब वापस उसने वो पैसा जमा कर दिया। अब वो ये साइकिल कब तक कर रहा है, वो लगातार 5 साल तक इस साइकिल को रिपीट कर रहा है, और वो अच्छे से रीपे कर रहा है, समय पे पेमेंट कर रहा है। तो आप उसके अकाउंट को हर साल रिव्यू करके हर साल उसको 10% की लिमिट भी दे रहे हैं, साथ में हर साल आप उसको प्रॉम्प्ट रीपेमेंट पर इंटरेस्ट का सबवेंशन भी दे रहे हैं 3% का। तो भाई बार बार वो पैसा ले रहा है, निकाल रहा है, ले रहा है, निकाल रहा है, एक सीमित अवधि में, हर 6 महीने में वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं रिवॉल्विंग इन नेचर। There should be no restriction in number of debit and credit. However, each installment of drawable limit drawn in a particular year have to be repaid within 12 months। उसको कितने भी डेबिट कर सकता है, कितने भी क्रेडिट कर सकता है, एक पर्टिकुलर ईयर में या 12 महीने में। द ड्रॉइंग लिमिट ऑफ द करंट सीजन ईयर शुड बी अलाउड। जो भी वो निकाले वो मैक्सिमम 1 साल में जितनी उसकी लिमिट है उसके अंदर ही निकालेगा, सीधी बात। अब इसका डिसबर्समेंट कैसे होता है KCC का, तो डिसबर्समेंट उसका कई जगह पर जहां पर RACC है, तो RACC ने भी ब्रांच मतलब पूरा प्रोसेस RACC करेगा और ब्रांच को डिसबर्समेंट की पावर दे रखा है। मतलब पूरा का पूरा डिसबर्स कहाँ से होगा, ब्रांच से होगा, है ना, ऑपरेशन ब्रांच से होगा।
ऑपरेशन यूजिंग चेक फैसिलिटी से भी हम उसका डिसबर्समेंट कर सकते हैं। फिर अब भाई लिमिट दे दी, अब वो जैसे निकालना चाहे कैश के थ्रू निकालना चाहेगा कैश के थ्रू निकल जाएगा, चेक के थ्रू निकालना चाहे चेक के थ्रू निकाल ले। यहाँ पर विड्रॉल थ्रू एटीएम डेबिट कार्ड के रूप से भी दिया जाएगा। बट अभी केसीसी में, मतलब इस बैंक का तो नहीं पता, बट मैक्सिमम बैंकों ने ऐसा कर दिया है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उनको पर्टिकुलर रुपए कार्ड ही किसान क्रेडिट कार्ड में इशू करने देता है। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड मतलब रुपए कार्ड, सीधी बात। तो वो रुपए कार्ड में ही किसान क्रेडिट कार्ड हम देते हैं, जो कि ऑपरेशन हम कर सकते हैं बैंकिंग चैनल से भी और पीओएस से भी, है ना। जो हम बीसीज आउटलेट है ना, बैंकिंग करस्पॉन्डिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंस, वहां से भी पैसा निकाल सकते हैं, से भी पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। रुपए क्रेडिट कार्ड शेल बी इशूड टू द केसीसी होल्डर्स। अब देखो, रुपए क्रेडिट कार्ड देने का एक और फायदा कि रुपए कार्ड है तो रुपए कार्ड में आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो कि 1 लाख इज परमिसिबल टू द फार्मर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लगाया कि हमने किसान क्रेडिट कार्ड में जो एटीएम दिया वो किसान को रुपए क्रेडिट कार्ड वाला दे दिया। अब जो रुपए क्रेडिट कार्ड का है तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई उसमें मिनिमम 1 लाख और उसके साथ उसकी लिमिट बढ़ती जाती है। जैसे हमारे यहाँ की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ रुपए कार्ड में 2 लाख का हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देते हैं, है ना। इस बैंक की बात करें तो इस बैंक में 1 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा, है ना। तो रुपए कार्ड में यहाँ पर केसीसी होल्डर को 1 लाख रुपए का फ्री में एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जा रहा है। इसकी एक कंडीशन होती है कि 6 महीने के अंदर आपने कोई ना कोई लेन देन किया होगा। तो अब देखो किसान के लिए कितना रेंडमली पैसे की जरूरत होती है भाइयों की, नहीं होती, होती है ना। भाई बोनी के लिए चाहिए, फिर किसी चीज के लिए चाहिए, फिर किसी चीज के लिए चाहिए। तो अगर वो रुपए कार्ड का ही इस्तेमाल पर्टिकुलर करता जाए, भाई जब भी उसको जरूरत पड़ा रुपए कार्ड से उसने पैसे विड्रॉ करिए, फिर जरूरत पड़ी फिर रुपए कार्ड से, तो उसका 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर द एनपीसीआई गाइडलाइन। द टर्म लोन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सन शेल बी ड्रॉन एज पर द इंस्टॉलमेंट फिक्स। अगर टर्म लोन लेता है तो उसको इंस्टॉलमेंट के रूप में वो पैसा चुकाना होता है। केसीसी विल बी वैलिड फॉर 5 years सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू। भी हमने इस बारे में चर्चा करी कि ये मैक्सिमम 5 year का रहता है और सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू, हर 12 महीने में आपको रिव्यू करना ही करना है। Each withdrawal under the short term long term sub limit should be liquidated within 12 months or 18 months without need to be bring the debit balance in the account to zero at any point of time. No withdrawal in the account should remain outstanding for more than 12 months or 18 months for short term and long term respectively। इसका मतलब ये है कि ईच विड्रॉल अंडर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इसको सीधी सीधी बात कि हम जब रिव्यू करेंगे अकाउंट को तो उस अकाउंट रिव्यू में हमें ये देखना है कि कोई भी लिमिट जो हमने दी है वो लिमिट 12 और 18 महीने में लिक्विडेट हो जानी चाहिए। जिसको हमने 12 महीने के लिए दिया है उसको 12 महीने के अंदर उसको रीपेमेंट कर देना है, जिसको 18 महीने के लिए दिया है तो उसको 18 महीने के अंदर उसको रीपेमेंट कर देना है। मतलब उसको अपने क्रॉप सीजन के अंदर ही उसको रीपेमेंट करना है, तभी हम उसको रिव्यू कर पाएंगे अकाउंट को, ठीक। द लोन कंपोनेंट विल नॉर्मली be repayable within a period of 5 years depending upon the type of activity investment as per the extent guideline। अब आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत शानदार चीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? अप टू 3,09%, ठीक। 7% इन केस ऑफ एलिजिबल अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। और अगर इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम के अंतर्गत है तो हम उसमें 7% देंगे। और 3 लाख से ज्यादा का है तो जो भी बैंक का MCLR रेट चल रहा है उससे प्लस 2%, या जो बैंक का सर्कुलर पर्टिकुलर बैंक का सर्कुलर कहता है उसके अकॉर्डिंग MCLR में उतना प्लस होके यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। एक्सक्यूज मी।
अब ये हो सकता है कि यहाँ बीयूपीबी बैंक का ये सर्कुलर है, तो उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग है ना। बाकी अदर बैंक के भी जो हमारे साथी आज के सेशन में जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, ये तो सर्कुलर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है यहाँ पर 9%। ठीक है, ये सर्कुलर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बाकी अदर बैंकों में, है ना, बाकी अदर बैंकों में ये जो लिमिट है, जो परसेंटेज है वो 7% है ना। जैसे एसबीआई की अगर हम बात करें तो ये 3 लाख तक की जो लिमिट है वो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। ठीक, और इस बैंक के इंटरनल सर्कुलर के अकॉर्डिंग 3 लाख तक यहाँ पर 9% है। और एबव 3 लाख जो भी बैंक के नियम अनुसार एडवाइस की जा रही है, उनका जो भी बैंक का सर्कुलर आ रहा है टाइम टू टाइम, वो उसके हिसाब से रहेगी, है ना। लगभग लगभग सबकी सेम होती है, बिल्कुल सही बात है। वो 7% से लेके और 11.545 तक जाती है ना। और जो सब्सिडी मिलेगी, जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, वो 3 लाख तक ही मिलेगा। और अगर कोई किसान ऐसा है जिसके पास भैया 5 लाख का है, तो उसको 3 लाख तक का ही इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, 2 लाख पर नहीं मिलेगा, ऐसा रहता है। अब देखो, ये वो जो बात मैं जो आपसे कहना मैंने पहले ही बोल दी, और उसके बाद ये स्लाइड है इंटरेस्ट एप्लीकेशन। अब इंटरेस्ट एप्लीकेशन कब लगेगा? ईयरली इसमें इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट सब मेंशन है 2% एंड 3% इंसेंटिव फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इज प्रेजेंटली एडमाइसेबल फॉर क्रॉप लोन अप टू 3 lakhs। 3 लाख तक आपको क्या रहेगा? 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी, है ना। क्या करेगी? 2% का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन स्टेट गवर्नमेंट देगी। और अगर कोई किसान प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कर रहा है तो उसको 3% का इंसेंटिव भी मिल जाएगा। ये कब होगा? ये 3 लाख तक के लोन के लिए ही होगा। अच्छा, इसमें 3 लाख तक के लोन के लिए ही होगा। ठीक, अब ये क्या रहेगा? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी रहेगा, डेयरी के लिए भी रहेगा, और फिशरीज के लिए भी रहेगा। ठीक है, और ये अप टू 2 लाख इफ अवेल्ड बोथ क्रॉप लोन एंड एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज। मैक्सिमम लिमिट विल बी 3 लाख। If any borrower avails KCC loan above 3 lakh, he will be eligible for interest subvention up to ₹3 lakh only। यही बात अभी मैंने बताई थी ना, कि अगर कोई कस्टमर ऐसा है, कोई किसान भाई ऐसा है जो जिसने 5 लाख का लोन हमसे लिया है, तो भी उसको जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा वो 3 लाख पे मिलेगा, 2 लाख पे नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 लाख तक ही उसको इंटरेस्ट सबवेंशन की फैसिलिटी मिलेगी। क्रॉप लोन कंपोनेंट नील रहेगा। क्रॉप लोन कंपोनेंट में मार्जिन जो है वो नील रहेगा, है ना। ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं अभी, कि अगर उसकी लिमिट 1 लाख की है और वो आपसे मांग रहा है कि साहब मुझे 1 लाख पूरा चाहिए है, तो वहां पर हमको कोई मार्जिन नहीं लेना है, वहां उसको 1 लाख उठा के सीधा दे देना है। ठीक, हाँ रेफर से सुपर। किसान क्रेडिट कार्ड ही एकमात्र ऐसी स्कीम है जहां पे आपको मार्जिन कंपोनेंट नील मिल रहा है। रतन जी, आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। क्या हो इधर ठंडा लग जाएगा। रतन जी प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। सर आप बंद कर दीजिए, रतन जी का तो डिस्टर्ब कर रहा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, तो अब सिक्योरिटी बहुत शानदार बात है। इस ये जो अब हम बात कर रहे हैं, इस पे से भी निश्चित रूप से कभी ना कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न पूछा जाए या ना पूछा जाए, हमारी नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अभी नॉलेज गेन करने के लिए हमने क्या सीखा कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर क्या होगा,
हमने उसमें देखा मार्जिनल क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, फिर अदर्स में कौन से किसान आते हैं। उसी तरीके से जैसे 3 लाख तक हमको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, बिल्कुल वैसी ही ये बात है कि उसमें सिक्योरिटी के रूप में केसीसी में क्या आएगा। तो 1,60,000 रुपए तक, 1,60,000 रुपए तक हमको यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी, किस कोई भी कोलेट्रल फ्री रहेगा। सीधे शब्दों में हम क्या कहें तो यहाँ पर 1,60,000 तक का जो लोन है वो कोलेट्रल फ्री रहेगा। इसमें सिर्फ हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप होगा। अब भी मैं बताता हूँ बिल्कुल 1 मिनट में, हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है, कोलेट्रल क्या होता है, प्राइमरी कोलेट्रल क्या होता है, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। और फॉर लोन एबव 1.6 लाख, हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप एंड क्रिएशन ऑफ चार्जेस ऑन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब हमें क्या करना है, इस एग्रीकल्चर लैंड पे बंधक चढ़ा देनी है। हम अपनी लोकल भाषा में क्या कहते हैं, बंधक चढ़ा देना। मतलब बंधक चढ़ा देना मतलब क्या है, वी हैव मॉर्गेज इट्स एग्रीकल्चर लैंड, हमने उसकी एग्रीकल्चर लैंड को मॉर्गेज कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया उसके ऊपर, है ना। तो वो कब होगा, वो 1,60,000 से ऊपर के केस में हमको उसकी जमीन को बंधक करना, उसकी जमीन को मॉर्गेज कर देना। ठीक, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ चार्जेस में क्या होता है। दो तरीके के चार्जेस होते हैं कब, एक तो होता है प्राइमरी चार्जेस और एक होता है कोलेट्रल चार्जेस। ठीक है, चार्जेस तो बहुत तरीके के होते हैं, बट जब हम केसीसी की बात करते हैं वहां पर हमको दो चार्जेस आते हैं, है ना, प्राइमरी और कोलेट्रल। आप देखते होंगे आपके सीबीएस में भी आपको चार्ज का जब टाइप पूछा जाता है, जब बहुत सारे टाइप के वहां पे चार्ज दिखेंगे, लीन दिखेगा, प्लेज दिखेगा, हाइपोथिकेशन दिखेगा, बहुत सारे टाइप दिखेंगे। पर जो मेन स्क्रीन आती है जहां पे आपको कोलेट्रल लगाना है कि हमको 100% कोलेट्रल देना है या 50% कोलेट्रल देना है, वहां पर आपको दो तरीके के कोलेट्रल दिखेंगे, एक दिखेगा प्राइमरी कोलेट्रल और दूसरा दिखेगा कोलेट्रल के नाम से। एक दिखेगा प्राइमरी शब्द दिखेगा, एक दिखेगा कोलेट्रल। ठीक है, तो या प्राइमरी को टिक करेंगे या कोलेट्रल को टिक करेंगे। अब ये प्राइमरी और कोलेट्रल क्या होता है, प्राइमरी कोलेट्रल एक इस तरीके का चार्ज होता है जो कि बैंक के दिए हुए पैसों से बनाया गया है। समझना मेरी बात को, प्राइमरी कोलेट्रल ऐसे तरीके का कोलेट्रल होगा जो बैंक से दिए गए कर्जे के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप, भाई हमसे किसान मांगने आया था ना कि साहब हमको पैसा दे दो, हमको बुआई करके फसल उगाना है, आया ना हमारे पास किसान, तो वो हमसे बुआई कर के लिए पैसा ले गया, उस पैसे से उसने फसल उगाई। अब जो फसल उगी है उस पर हाइपोथिकेशन हमने कर दिया, वो उस पर हाइपोथिकेशन बैंक का रहेगा, चार्ज किसका रहेगा उस पर, बैंक का हाइपोथिकेशन रहेगा। बैंक की नजर बंधक, दृष्टि बंधक रहेगी वो क्रॉप, है ना, क्योंकि उसको वही क्रॉप बेच के ही तो ये कर्जा चुकाना है ना। तो बैंक से दिए गए पैसे से जो चार्ज क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी चार्जेस। ठीक, बात समझ में आई, बोलो हाओ। ठीक, उसके बाद आता है कोलेट्रल। कोलेट्रल कैसा चार्ज होता है, अगर मान लो कोई हमसे बोलता है कि हमारे लिए साहब प्लॉट खरीदने के लिए लोन दे दीजिए, हमने बोला हाओ, दे देंगे। अब बोलता है कि भाई प्लॉट खरीदने के लिए हम लोन देंगे पर सिक्योरिटी क्या, बोलेगा साहब हमारी मेन मार्केट में 2 मंजिला मकान है, उसको गिरवी रख लो, हमने बोला हाओ। तो अब जो चार्ज है, अभी बैंक ने कोई उसको एडवांस दिया क्या, नहीं दिया, वो जो मकान है वो उसका पुश्तैनी मकान है, वो उसके नाम पे आ गया, तो उसको जब हम चार्ज क्रिएट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कोलेट्रल। कि भाई बैंक के द्वारा तो नहीं उसको बनाया, प्रॉपर्टी खड़ी करी, वो तो पहले से है, उसको हमने बंधक कर लिया, तो वो क्या कहलाता है, कोलेट्रल। उस पे कोलेट्रल करके फिर हम उसको एडवांस देते हैं कि भैया अब ये सिक्योरिटी हमारे पास है, अब हमने इसको लोन दिया। समझ में आई बात, है ना। प्राइमरी क्या होता है, के द्वारा दिए गए पैसे से खड़ा किया गया एसेट, और कोलेट्रल क्या होता है, जो पहले से ही एसेट है उसको सिर्फ चार्ज कर दिया है बैंक ने। ठीक है,
अब आती है सिक्योरिटी की, फॉर लोन अबव 1.6 लाख एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पर देखो हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लोन, आपकी फसल को भी हाइपोथिकेट करेंगे 1 लाख से ऊपर में, 1.6 लाख से ऊपर में। फिर हम एग्रीकल्चर लैंड पर भी चार्ज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लोन प्राइमरी हो गया, क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन एग्रीलैंड ये क्या हो गया, कोलेट्रल हो गया, और पर्सनल गारंटी साथ साथ में पर्सनल गारंटी भी लेंगे, ठीक है। पर्सनल गारंटी के लिए वो किसी की भी गारंटी दिला दे भाई, जिस जो भी उसका साथी हो, घर परिवार वाले हो, सरपंच हो, जो भी उसकी गारंटी लेना चाहे वो व्यक्ति आके उसकी गारंटी लेगा, ठीक। अब डॉक्यूमेंट का एसेंटेशन, तो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। अटेस्टेशन ऑफ मेमो, डीपी नोट, कंपोजिट हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लोन, डिक्लेरेशन कम अंडरटेकन कम ऑथोरिटी लेटर, मॉर्गेज ऑफ एग्रीकल्चर लोन, और अदर अगर कोई हमको जैसे कि गारंटर लेना है तो अदर में कौन आ जाएगा, गारंटर, और AB3 नोट, ठीक है। इफ एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इज इंक्लूडेड अदर डॉक्यूमेंट एज पर स्कीम रिलेटेड टू एक्टिविटी कंसीडर। इसके साथ साथ में इस जितने भी ये डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं ना, इन डॉक्यूमेंट को AB के नाम से जाना जाता है, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7। AB7 क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ KCC लोन इनटू टर्म लोन, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे हो गए हैं, इनको एक ट्रिक है, हे गंगा मैया मुझ पर कृपा करो कृपा करो, ठीक है। उससे ये AB1 से AB7 तक के सारे अपन याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर से डीपी नोट चाहिए, अटेस्टेशन मेमो चाहिए, ये इंटरनल सर्कुलर है इस बैंक का, इसलिए इनके हिसाब से ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इनको चाहिए। डीपी नोट, हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लोन, डिक्लेरेशन कम अंडरटेकन कम अथॉरिटी, मॉर्गेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इफ एप्लीकेबल, और यहाँ पर अदर में वही गारंटी या कोलेट्रल, ठीक। इफ एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इज इंक्लूडेड other document as per the scheme related to activity is considered, ठीक है। इसमें अदर्स में क्या देख लेते हैं कि इसमें अदर्स में क्या क्या है, तो PAIS ये पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 50,000 फॉर ईच KCC होल्डर इज मैंडेटरी, एट प्रेजेंट इट इज बीइंग डन एट हेड ऑफिस लेवल ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोवाइडेड, ठीक है। उनका ये सर्कुलर नंबर दिया हुआ है, सर्कुलर नंबर के आधार पर उसको पाई देना है एक 50,000 रुपए का, जो कि मैंडेटरी है। देन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ फार्मर विल बी ₹2 लाख अंडर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रुपे कार्ड। वही मैंने अभी बताया था ना कि रुपे कार्ड में 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, ऑटोमेटिकली ही रुपे कार्ड में होता है। बस ये कंडीशन रहती है कि आपको भैया उसको उसमें से ट्रांजेक्शन करते रहना है, रुपे कार्ड के ट्रांजेक्शन करते रहना है। अब वो 3 मंथ है शायद कि 90 डेज में आपको एक ट्रांजेक्शन उसमें करना है ना, 90 डेज के अंदर ट्रांजेक्शन करते रहना है, तब जाके ये 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है इस रुपे कार्ड में। हर 90 डेज मतलब 90 डे के अंतर्गत उसको करना ही करना है। तो भाई किसान है उसको जरूरत रहती है, तो वो रुपे कार्ड से बढ़िया अपना ट्रांजेक्शन करता रहे, उसको फ्री में 2 लाख का इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। सर इसके पहले अभी था कि इसमें 1 लाख का दुर्घटना बीमा रुपे कार्ड सर पे है, वो उसमें इंटरनल सर्कुलर में लिखा हुआ है जी। बट और यहाँ पे भी 2 लाख लिखा है, ये भी तो इंटरनल में ही है। हाँ वो इंटरनल में लिखा हुआ है, तो इसको आप वो 1 लाख की 1 लाख नहीं, आप उसको 2 लाख ही माने है सर ना। अगर क्वेश्चन आ जाएगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ फार्मर के लिए तो तो 1 2 लाख लिखेंगे ही या 2 करना है, लिखेंगे, दोनों? 2 लाख ही टिक करना है। एक भी दिया है, 2 भी दिया, कंफ्यूजन के लिए। अब ये कंफ्यूजन के लिए उनका इंटरनल सर्कुलर में आपको ये एक बार कंफर्म कर लेना है, आपके इंटरनल मतलब जो भी डिपार्टमेंट में
है ना। सर केसीसी पे जो रुपए कार्ड मिलता है उस पे 2 लाख है, और जो ऐसे एटीएम हम लोग डेबिट कार्ड देते हैं, जो जनरल डेबिट कार्ड देते हैं, उस पे 1 लाख है। ओके ओके। क्या चीज? जो केसीसी पे इशू होता है ना एटीएम, उस पे 2 लाख है। केसीसी और पे? जो केसीसी पे एटीएम इशू होता है ना, केसीसी जी एटीएम, जी ठीक है, जी। उस पे 2 लाख है। और जो जनरल हम लोग एटीएम डेबिट कार्ड इशू करते हैं, रुपए डेबिट कार्ड, उस पे हाँ 1 लाख। किसान को? नहीं, आम अब जैसे आम कस्टमर जो भी मेरे पास आता है, जो हम लोग डेबिट कार्ड इशू करते हैं, उस पे 1 लाख है। जो डिसबर्स करता है उसके एटीएम इशू एक्सीडेंटल 2 लाख है। लेकिन एक किसान क्रेडिट कार्ड में क्यों घुसेड़ दिया? इसमें नहीं डालना चाहिए, नहीं, सभी उसमें पब्लिक के लिए। लोग यूज नहीं करता है। ऑप्शन तो एटीएम में आता है ना कि केसीसी के लिए करना है कि ऐसे रुपए कार्ड के लिए करना है, हाँ तो तो रुपए केसीसी में उसको डालने का क्या मतलब? सर्कुलर में केसीसी वाले में उसको क्या डालने का मतलब? 1 लाख वाले सर कार्ड आगे इसमें नहीं डिस्बर्समेंट डालना वाले चाहिए। पोर्शन पे दिया गया है एज पर लोगों एनपीसीआई को, तमाम गाइडलाइन। लोगों को कंफ्यूजन आएगा मतलब कि 1 लाख है 2 लाख है। नहीं सर पहले डिस्बर्समेंट वाले फील्ड पे दिया हुआ है कि जो 1 लाख है वो एज पर एनपीसीआई गाइडलाइन है। हाँ, एनपीसीआई गाइडलाइन टर्म उसमें लगा हुआ है सर कि एनपीसीआई गाइडलाइन के। हेलो, मैंने दोबारा से उस सर्कुलर को रिव्यू किया है, तो उसमें यही आ रहा है कि एनपीसीआई गाइडलाइन के अनुसार उसको 1 लाख रुपए देना है, बट बैंक अपनी गाइडलाइन के अनुसार उसको 2 लाख रुपए भी दे सकता है ना। एनपीसीआई ने जो कहा है वो 1 लाख रुपए तक का दिया हुआ है, बट बैंक के अकॉर्डिंग वो 2 लाख रुपए भी अपने रुपए कार्ड में दे सकता है। मतलब वो मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम 1 लाख है, और बैंक के अनुसार, है ना। दोनों जगह रुपए कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ 2 लाख तक हाँ, भी दोनों टर्म्स एंड जगह कंडीशन रुपए रुपए कार्ड। कार्ड ही लिखा हुआ है। वहां पर अगर हम पिछली स्लाइड्स में जस्ट हमने मतलब मेन जो सर्कुलर है, सर्कुलर पढ़ के देखा, वहां पर ये था कि एनपीसीआई ने, जैसे अपन बोलते हैं ना कि एनपीसीआई ने कहा कि भाई इसमें रुपए कार्ड में हमें कम से कम 1 लाख देना है, तो उसने क्या बोला, कम से कम 1 लाख देना है, ज्यादा से ज्यादा कितना देना है ये बैंक निर्धारित कर लेगा अपना, है ना। तो लगभग सभी बैंकों ने ये निर्धारित करके रखा है कि जो रुपए कार्ड है उसमें हमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस देना है। अगर आपको एग्जाम में अगर आता है तो आपको 2 लाख ही वहां पर टिक करना है। सर ऐसा तो नहीं कि डिसेबिलिटीज केस में 1 लाख रुपए दें? कौन से केस में? तो जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया। अब वो डिसेबिलिटी के केस में तो वो अलग अलग उसके टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे ना, वो तो बाकी, ये तो यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ की बात ही हो रही डायरेक्ट, या परमानेंट डिसेबिलिटी की बात हो रही है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो यहाँ पर बोल रहे हैं ना, PAIS, तो उसमें ये एक तो परमानेंट डेथ होता है और या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तब जाके 2 लाख रुपए मिलता है जी। ना। वो तो रुपए कार्ड का फीचर ही है ये। 50,000 कंपलसरी है करना। हाँ, पायस नहीं कंपलसरी क्या में तो 50,000 दिया है। इसमें नहीं, पायस अलग चीज है और ये अलग। वो पायस अलग है, ये तो रुपए कार्ड जी के साथ आपको एक एक्स्ट्रा फीचर है, ये जी ये फ्री तो ऑफ कार्ड कॉस्ट मिल मिलता है रहा है। उसके साथ। ये एक्स्ट्रा फीचर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। Then no processing, inspection or any other type of charges shall be levied up to 3 lakh rupees and no cash handling charges। कोई भी यहाँ पर हमको चार्जेस नहीं लेना है 3 लाख रुपए तक। 3 लाख रुपए तक में कोई भी चार्जेस हमको यहाँ नहीं लेना है। सर एक ये मैं पूछना चाह रहा था सर, ये जो 90 डेज का ट्रांजेक्शन होता है उसमें यूपीआई से भी ट्रांजेक्शन वो मान्य हो रहता है? कौन सा? सर ये 90 डेज में एक ट्रांजेक्शन करना जरूरी रहता है, तो ये यूपीआई ट्रांजेक्शन हो या एटीएम ट्रांजेक्शन हो तो वो भी काउंट होता है ना सर? यूपीआई ट्रांजेक्शन में एटीएम का इन्वॉल्वमेंट आया ही नहीं ना। यूपीआई ट्रांजेक्शन में एटीएम का इन्वॉल्वमेंट आया ही नहीं। कार्ड आपको सर लगाना ही है 90 डेज में एक बार, चाहे आप बैलेंस। आप चाहे उसको पीओएस में लगाए, चाहे आप उसको सर इसमें तो दिया ही नहीं, ये चीज तो इसमें सर्कुलर में दिया ही नहीं है। सर बिना एटीएम के तो यूपीआई आईडी भी तो नहीं होती है। हाँ सर, उसमें एक मिनट, सिर्फ हमको अभी
2 स्लाइड्स और कंप्लीट करके बस अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। 2 स्लाइड्स में और देख लें क्या है बस। यूनिफाइड प्रोसेसिंग चार्जेस। अब ये चार्जेस के बारे में यहाँ पर चार्जेस की बात कर रहा है कि अगर 3 लाख से ज्यादा है ना, तो ऑफ द सैंक्शन अमाउंट हमको लेना है, और 1000 लेना ही लेना है। 1000 प्लस जीएसटी हमको मिनिमम लेना ही लेना है। 0% हमें सैंक्शन अमाउंट का लेना है। मिनिमम 25,000 रुपए प्लस जीएसटी लेना है। मिनिमम से मैक्सिमम हमें इसमें प्रोसेसिंग चार्ज 5 सॉरी कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, जस्ट अ मिनट, आई शेयर अगेन। अभी वॉइस क्लियर है मेरी? एकदम क्लियर है। अब पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आया है, तो उससे वॉइस चली गई थी। ये क्लियर हो गया ना? इसमें चार्जेस क्या लगेंगे? प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें, 3 लाख से अगर 1 करोड़ तक है तो 0.25% है ना, और मिनिमम रहेगा 1000 रुपए। और अगर 1 करोड़ से एबव का है तो 0.20% है ना, जो भी सैंक्शन अमाउंट है उसका लेना है, या मिनिमम 25,000 रुपए लेना है। और मैक्सिमम ये रहेगा, वो रहेगा 5 लाख रुपए तक का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये उसमें इंस्पेक्शन चार्जेस का एनुअल बेसिस पे दिया गया है। प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ एनुअल रिव्यू विल बी 0.25% जीएसटी, ये रिव्यू करना है। चलो, अब हमारा डिस्कशन सेशन स्टार्ट होता है। अब आप जो डिस्कशन करना है आप बताइए, कहाँ डाउट है इसमें? सर जैसे रुपए कार्ड है तो रुपए कार्ड पे तो रुपए लिखा है, तो उसका मतलब 2 लाख का इंश्योरेंस है। 1 मिनट। हाँ, दोनों जगह रुपए कार्ड दिया है, एक जगह 1 लाख दिया है दुर्घटना बीमा, एक जगह 2 लाख दिया। हाँ देखो मैं बताता हूँ। ये जो दुर्घटना बीमा की जो बात कही गई है, एनपीसीआई ने ये कहा है कि आपको मिनिमम 1 लाख रुपए तक तो देना ही देना है। बट बैंक का इंटरनल सर्कुलर के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि भाई बैंक जो है वो किसान भाइयों को सुविधा दे रहा है कि अगर उसके पास रुपए कार्ड है और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है तो उसको वो 2 लाख रुपए तक का दे रहा है। एनपीसीआई ने 1 लाख का कहा है और बैंक को उसको दे रहा है कितना? 2 लाख का, क्योंकि एनपीसीआई ने मिनिमम कहा था कि मिनिमम उसको 1 लाख देना है। ठीक, बैंक ने उसको थोड़ा सा फैसिलिटी और दी किसान को, तो उसको 2 लाख रुपए तक का कर दिया रुपए कार्ड में। तो हाँ सर जैसे इनका जो है क्वेश्चन आ गया 50,000 एनपीसीआई ने। कंपलसरी है। हाँ, 50,000 कंपलसरी है। ये आपको क्या करना है? ये मैनुअल करना करना ही है। करना। 50,000 जी क्या करना है? पाई करना है, मैनुअल पाई करना है। बैंक एश्योरेंस, जो बैंक एश्योरेंस है ना, जो भी आपका हाँ बैंक मतलब किसी ना किसी कंपनी से जिसका टाई अप होगा, वो वाला जी, पाई आपको ये 50,000 का करना है। यानी ये भी 50,000 रुपये मिलेगा। हाँ, ये 50,000 मिलेगा उसको। और साथ साथ में 2 लाख रुपए रुपए कार्ड अगर वो इस्तेमाल कर रहा है। आप एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ 100% किसान है तो उसमें से कितने किसान होंगे जो रुपए कार्ड का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे होंगे? कोई नहीं करता। कोई नहीं करता ना। उसी के लिए हमको एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाते कि जो बैंक हमसे चाहता है ना कि ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, जब आपको मालूम होगी तब तो हम अपने ग्राहकों को बताएंगे। जी इसलिए वो हमको ये बात बार बार पढ़ाता है कि हमें किसान को बोलना है कि भाई तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है, तभी जाके तुम्हारी लाइफ
मतलब एक्सीडेंटल में सिक्योरिटी है एक हिसाब सर ये से। लेकिन सर्कुलर में कहीं दिया नहीं। ये आपका सर्कुलर ही उठाया है हमने। सर्कुलर में लिखा है 90 दिन के अंदर ऑपरेट करना। हाँ 90 दिन का ऑपरेट, वो तो उसका वो जो 90 रुपए दिन का कार्ड का होता ही है, सर्कुलर है ना, वो उसमें दिया है 90 दिन का 90 ही दिन होता है। ऑपरेट करने का। रुपए कार्ड का 90 दिन का, बाकी का 45 रहता है। हाँ तो जो ट्रांजेक्शन को बोला सर 90 दिन में ट्रांजेक्शन होते हैं तो यूपीआई को एक्टिव में तो ऐड होती नहीं है यूपीआई में। अनिल दीप जी, ये तो मुझे नहीं पता कि PAIS में एज लिमिट आपके यहाँ क्या है। ये तो आपकी इंटरनल बात है और उसके प्रीमियम भी उसकी इंटरनल बात है। 70 वर्ष तक होता है सर, 70 वर्ष के लोगों ये को आपकी इंटरनल बात है, ये सबके अलग अलग रहते हैं। 70 साल के एज तक होता है पाएस। जहाँ एक्सीडेंटल लग गया वहाँ 70 ईयर्स हो जाता है। ओके, मिनिमम 21 और 70, ठीक है। और बताइए सर, आज बहुत दिन बाद बातें करने का मौका मिला है। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन बोल रहा था, में जो यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग। हाँ, UPI ट्रांजेक्शन मुझे जहां तक पता है, जो ग्रीवियंसेस में हमने एक बार पढ़ा था, तो उसमें ये यूपीआई ट्रांजैक्शन को शामिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो पापा का कार्ड है, अब बेटा ने अपने पेटीएम में उसका यूपीआई का पिन बना लिया उस क्रेडिट कार्ड मतलब उस कार्ड से, और लिंक कर दिया उसको अकाउंट को, है ना। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में एक बार कार्ड की डिटेल लगती है, बट यूपीआई ट्रांजैक्शन उसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि आप किसान क्रेडिट कार्ड में यूपीआई ट्रांजैक्शन से पेमेंट शायद नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते अकाउंट। मैं इससे कनेक्ट हो जाता है। अब वो हो जाता होगा मतलब आपके यहाँ वाला, हमारे यहाँ तो नहीं होता है। हम कई बार कोशिश कर चुके हैं, कई नहीं, बार हम लोग कोशिश इशू किया, करते हैं उसका वो हो जाता सर्कुलर है। ही नहीं है। उसका सर्कुलर में यही है कि इसको जो कार्ड दिया है उसको ऑनलाइन परचेजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और एटीएम POS BC में यूज कर सकते हैं, ऐसा। सर जो ये 5 साल की लिमिट होती है बताइए। कैसे? हाँ, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो होती है वो 5 साल के लिए रहती है वैलिड। एज किसान क्रेडिट कार्ड की कहें तो 5 साल होती है। हर 5 साल बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो रिन्यूअल के बाद सर क्या वो लिमिट बढ़ेगी या फिर से उसका वैल्यूएशन होके 0 से स्टार्ट होगा? भाई 5 साल में DLTC ने आपकी लिमिट बढ़ाई होगी ना। अच्छा सर। 5 साल में DLTC ने बढ़ाई होगी लिमिट, तो जो DLTC ने अभी लिमिट दी है वो लिमिट लागू हो जाएगी, फिर वो अगले 5 साल तक चलेगी। फ्रेश KCC। और बताइए सर। और डाउट है KCC में किसी के? सर केसीसी लेने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 18 ईयर्स। ओके सर। वो तो लीगल टेंडर है, जो भी हम KCC दे रहे हैं, है ना। तो एक हिसाब से हम क्या कर रहे हैं इसमें, जिस तरीके से हमारा कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो लीगल टेंडर के हिसाब से होना चाहिए। तो जिस तरीके से हम माइनर के साथ कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते, उसी तरीके से कोई लेंडिंग नहीं करते माइनर के लिए, इसलिए उसका 18 ईयर्स का एबव होना जरूरी है फॉर लीगल टेंडर। बस सर इसमें जो इंटरेस्ट पेंशन है वो 3% और 2% दोनों दे रखा है सर, उसका क्या मतलब है? एक गवर्नमेंट देती है 2% का, अच्छा सर। स्टेट गवर्नमेंट देती है 2% का, ठीक है। 2% का स्टेट गवर्नमेंट देती है, और साथ साथ में 3% का जब हमको और सब्सिडी मिल जाती है जब हम प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करते हैं, ठीक है। हर 6 महीने में अगर कोई किसान आके पैसा जमा कर रहा है अपने खाते में, तो उसको 3% का ऑटोमेटिकली सर सब्सिडी। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में तो 1.5% हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा उसका अभी वो PRI। अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है 1.5%। जी। अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है 1.5%, इसी साल से किया है। और जी, तो वो क्या है? अब वो 2% की जगह वो 1.5% मिलेगा ना। हाँ तो अब तो 1.5 ही मिलेगा ना इसमें। हाँ 1.5 मिलेगा, बट अभी अभी जो नॉर्म्स चल रहे हैं ना, तो जी। उसमें
जैसे आज ही हमने भी पोस्टिंग करी तो उसमें 2% के हिसाब से ही पोस्टिंग कराई गई है। अभी तक हमको 2% के हिसाब से ही चल रहा है। सर लेकिन अगर क्वेश्चन ही आ जाता है तो क्या लिखेंगे? 2% ही 1.5? लगाना है। अभी तो 1.5 का आ गया। अब 1.5 का सर्कुलर कहाँ है? आया क्या सर्कुलर? सर्कुलर नहीं है। अभी लागू नहीं हुआ है। सर्कुलर नहीं नहीं है ना, जब तक सर्कुलर नहीं आएगा जब तक हम्म। अपन को 2% ही चलना है उसमें। जी। और बताइए सर। तो सर यदि दोनों मिल जाए 3% 2%, तो 7% के हिसाब से कस्टमर को केवल 2% ही देना पड़ेगा। बिल्कुल, बट कस्टमर को कभी इस तरीके से नहीं बोलना कि आपको 2% और 3% मिल जाएगा। कस्टमर को तो यही बताना है कि भाई जो आप हमसे केसीसी लेंगे वो आपको 7% पर ही रहेगा, ठीक है। पर अगर आप प्रॉम्प्ट रीपेमेंट 4% लगता है, 2% नहीं होता है सर। क्या? तो 4% तो लगता ही लगता है उनका। नहीं लगता है, बट हमको जहाँ पे कस्टमर को 7% पे दे रहे हैं वहाँ 2% गवर्नमेंट का पीआरआई घटा के 7% देते हैं। और जो हाँ हमारा तो बैंक हम 9% पे जो लिख रहा है वो गवर्नमेंट का पीएलआई और वो दोनों लेके लिख रहा है प्लस करके। हाँ सर वो 1.5% वाला सर्कुलर भी आ गया है सर बैंक में। ठीक है, उसको अपन कंफर्म कर लेंगे, बट मेरा ये 17 कहना सर 17/9/22 का है सर्कुलर नंबर अच्छा अच्छा 17/9/22 166। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा था, इसमें आपको कभी भी कस्टमर को ये नहीं बोलना है कि आपको 3% या 4% लगेगा। आपको कस्टमर को यही बताना है कि सर आपको 7% ही इसमें इंटरेस्ट रेट लगेगा, और अगर आप इसमें प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करते हैं तब जाके आपको इंटरेस्ट का जो सबवेंशन है वो आपको प्राप्त होगा। जैसे कि वो बाद में ही पोस्ट होता है, जैसे कई लोगों का मार्च में होता है ना, और रिव्यू करते टाइम पर वो हम एडिशनल सबवेंशन पोस्ट करते हैं। दोनों टाइम करते हैं ना, एक तो मार्च में होता है, और एक रिव्यू जब भी हम करते हैं उस टाइम पर हम इंटरेस्ट सबवेंशन की पोस्टिंग करते हैं, है ना। तो वो पोस्टिंग तो कब होगी? पहले तो आपको ब्याज लगी गया ना 7%, और वो जो 3% रहेगा वो वापस आपको मिलेगा, ठीक है। कई बार कस्टमर उस बात पे से झगड़ने लगते हैं कि हमको 7% क्यों लगाया, तो लगना तो आपको 7% ही है, बट ये सुविधा है आपको एक हिसाब से कि ये आपको कम में वापस मिल जाएगा पैसा, ठीक है। और बताइए। इंटरेस्ट सबमिशन जो नबार्ड देता है सर? इंटरेस्ट सबवेंशन दो जगह से, एक स्टेट गवर्नमेंट का रहता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों से मिला के आता है ना। तो जो पहले क्या होता है, बैंक उस इंटरेस्ट सबवेंशन को दे देती है अपने किसानों को, है ना। एक अकाउंट होता है बीजीएल का अकाउंट, उस बीजीएल के अकाउंट से इंटरेस्ट सबवेंशन पहले पोस्ट कर दिया जाता है किसानों के अकाउंट्स को, ठीक है। देन फिर जितना भी इंटरेस्ट सबवेंशन उस अकाउंट से पे हुआ होता है उसकी डिटेल गवर्नमेंट मांगती है कि भाई कितना आपने इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में दिया है। देन वो डिटेल शेयर होती है गवर्नमेंट के पास, देन गवर्नमेंट उसमें वापस से, अब वो तो डेबिट में एंट्री खड़ी होती है, जब गवर्नमेंट वहां से क्रेडिट करती है उस अकाउंट को, है ना, तब जाके वो रिकंसाइल होती है एंट्री। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख, कभी सुना है अंधेरों ने सवेरा ना होने दिया, कभी सुना है अंधेरों ने सवेरा ना होने दिया, सुबह तो होके ही रहेगी। तो सभी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए 10 मिनट का ब्रेक है, और 11:30 बजे से नेक्स्ट सेशन रहेगा रिकॉर्ड क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आप लोग बी ऑन टाइम रहें, 10 मिनट का आपके लिए एक ब्रेक है, 10 मिनट के बाद रिकॉल क्वेश्चन का एक सेशन रहेगा। छोटा सा सेशन रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा सा सेशन है, आप लोग प्लीज जरूर अटेंड करें उसको। ओके, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।